Today we will be discussing about peripheral vascular disease. Peripheral vascular disease is a disease of the peripheral vessels. Vessels may be artery or the veins. Arterial system as well as venous system may be associated with or the damaged with some disease that we will discuss in this. PVD can be either arterial or venous, and it is more common in people who are elderly or diabetic. As elderly people में क्या होता है, they are more prone to एथ्रोस्क्लेरोसिस, द प्लेग फॉर्मेशंस जो होंगे वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इन केस ऑफ एल्डरली एंड डायबिटिक जो देर इज़ द दे आर हाईली प्रोन टू द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, फैटी डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, दैट विल फॉर्म अगेन प्लेग फॉर्मेशंस एंड दे विल क्लॉग द आर्टरीज और वेन्स, तो वो डैमेज करते हैं. ठीक है, देन अगर इस दिस इज़ अ आर्टीरियल डिजीज़, अगर जो पेशेंट इज़ हैविंग आर्टीरियल डिजीज़ PAD इज़ ही इज़ हैविंग, देन द पेन होगा दैट विल बी मोर एट द टाइम ऑफ एलिवेशन ऑफ लेग. ठीक है, जब काफ मसल्स जो होंगे एलिवेटेड होंगे, लेग्स एलिवेटेड होंगी तो काफ मसल में पेन ज़्यादा होगा एंड ड्यूरिंग द एक्टिविटी इट विल बी मोर, बट इट विल बी डिसअपेयर विद द रेस्ट. क्यों? क्योंकि सर्कुलेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड. आर्टरीज में क्या होता है, ब्लड इज गोइंग फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द पेरिफेरी. अगर लेग्स एलिवेटेड होंगे तो ऑब्वियसली एंटी ग्रेविटी में द सर्कुलेशन विल बी मोर डिफ़िकल्ट, तो इसलिए उस टाइम पे एंड एक्टिविटी के टाइम पे द डिमांड विल बी मोर. इसलिए इफ़ देयर इज सम आर्टीरियल डिजीज तो उस टाइम पे पेन होगा एट द टाइम ऑफ एलिवेशन ऑफ लेग एज वेल एज द ड्यूरिंग द एक्टिविटी. और जैसे रेस्ट पे आएंगे देन सर्कुलेशन विल मैनेज दैट, जो सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाएगी और रेस्ट हो जाएगा. एंड इन केस ऑफ वीनस डिसीजेस ये स्लो होती है इन ऑनसेट, बट इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एक्टिविटी, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद वेन्स. तो वेन्स क्या करती हैं, वीनस रिटर्न करती है फ्रॉम द पेरिफेरी टू द हार्ट, तो वो एक्टिविटी के टाइम भी सर्कुलेशन होता रहता है, तो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी. बट लेकिन अगर पेन लेग आप डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हो, मतलब टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट लेवल से नीचे रखते हो, देन देयर विल बी पेन. क्यों? क्योंकि अगर नीचे होगा तो ऑब्वियसली वीनस रिटर्न होना है, तो वो होना है फ्रॉम द पेरिफेरी टू द हार्ट, और वो पॉसिबल नहीं हो पाता, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और वो जब अच्छे से नहीं होता तो द ऑल द ब्लड गेट्स अकोमुलेटेड एंड पुल्ड टुवर्ड्स द एंकल्स. ठीक है, तो इसलिए लेग्स में पेन होता है. तो अगर आप पेशेंट को बोलते हो कि लेग एलिवेट करके रखें तो वीनस रिटर्न ठीक हो जाता है एंड देन इट विल रिलीव द पेन. ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टीरियल डिजीज़ एंड द वेनस डिजीज़. So firstly we will be discussing about the arterial diseases. Different arterial diseases are there, so we will discuss firstly about the arterial thrombosis and emboli. Thrombosis is the clot formation and emboli is the air bubble in the flow of blood. The causes may be because of the पॉलीसाइथीमिया. पॉलीसाइथीमिया क्या होता है, इट इज़ द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज इंक्रीजेज इन द ब्लड. हेमाटोक्रेट जो है बढ़ जाता है, जो वो आरबीसीज की कंसनट्रेशन इन द ब्लड बढ़ जाती है. ऑब्वियसली जब आरबीसीज ज़्यादा बढ़ जाएंगे देन दे विल कॉज द हाई रेजिस्टेंस इन द फ्लो. ठीक है, फ्लो जो ब्लड का है वो कम हो जाएगा बिकॉज द ब्लड इज़ कंसनट्रेटेड. ठीक है, वहाँ पे आरबीसी के साथ साथ प्लेटलेट एडिशंस हो जाएंगे और सब एग्रीगेट होने लग जाएगा, सब इकट्ठा होगा, तो जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा एंड दैट विल कॉज द थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसिस में अकर. देन डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन अगेन क्या करेगा, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, that the body does not have the enough fluid. अगर enough fluid नहीं होगा the blood will be thickened, और if the blood is thickened तो again there are the risk of blood formation of blood clots, तो वो भी circulation में affect करेगा. Like these only these all causes are affecting the
फ्लो ऑफ ब्लड कोगुलेट कर रहा है, ब्लड को थिक कर रहा है। जैसे रिपीटेड आर्टीरियल डैमेज से क्या होगा, वहाँ पे थ्रोम्बोटिक चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, थ्रोम्बस बनने शुरू हो जाएंगे। कोई इंजरी होगा आर्टीरियल वॉल, वो भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन करेगा। स्लगिश ब्लड फ्लो मीन्स द सर्कुलेशन इज पुअर। अगर पुअर सर्कुलेशन है देन ब्लड स्टैटिक है, फिर वो रह के देयर विल बी चांसेस ऑफ ब्लड थिकनिंग एंड द ब्लड क्लॉट में अकर। देन ट्रॉमा फ्रॉम फ्रैक्चर्स, किसी भी फ्रैक्चर की वजह से ट्रॉमा हुआ है, उससे भी क्या होगा, आर्टरी डैमेज हुई है। सो ऑल दीज थिंग्स में cause the thrombosis or emboli formation. Now pathophysiology. In this pathophysiology, firstly there will be some injury to arterial wall, कोई इंजरी होगा या फिर पुअर सर्कुलेशन होगा या कोई प्लेग फॉर्मेशन होगा जो कि एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ है, मतलब कोई प्लेग फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस। ऑब्वियसली थिक हो जाएगा ब्लड, नहीं फ्लो अच्छे से नहीं है, एथरोस्क्लेरोसिस है तो प्लेग फॉर्मेशन हो रहा है, दीज ऑल विल कॉज द थ्रोम्बस। अब वो थ्रोम्बस कहाँ है, आर्टीरियल वॉल पे, ठीक है। वो क्या होगा, वेसल वॉल पे स्टिक हो जाएगा, एडर हो जाएगा मतलब स्टिक हो जाएगा, ठीक है, वहाँ रहेगा। देन जैसे ही अगेन फ्लो ऑफ ब्लड आएगा, ठीक है, फोर्सफुली, देन ये जो क्लॉट है ये वेसल की वॉल से ब्रेक होके दिस विल गो अलॉन्ग विद द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। लेकिन दिस इज अ क्लॉट, तो ये कहीं पे जाके किसी आर्टरी वेसल के किसी एरिया में जाके इट विल गेट ऑक्लूडेड, ठीक है। फिर ऑक्लूजन होगा तो वहाँ पे फिर सारी चीज़ें इकट्ठे होंगे, ठीक है। प्लेग फॉर्मेशन जो है वो प्लेग अल्सरेट कर सकता है, और अगर अल्सरेशन हो जाती है तो इट विल बिकम रफ, एंड अगर उस टाइम पे जो फ्लो में देयर मे बी द प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स, ठीक है, एम्बुलाई में डेवलप। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, it depend, the clinical manifestations depend on the artery occluded, कि सिर्फ आर्टरी जो मेन आर्टरी है वो ऑक्लूड हुई है, और या फिर वहाँ पे कोई कोलेटरल सर्कुलेशन प्रेजेंट है। कोलेटरल मीन्स जो आर्टरीज के साथ साथ छोटी छोटी वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या करती है, ब्लड अगर आर्टरी क्लॉट है तो वो क्या करते हैं, जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट्स विद दैट कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। देन द मैनिफेस्टेशंस आर मेनली 6 clinical signs, 6 clinical manifestations हैं which are known as 6 P's। वो क्या क्या हैं, पेन, देयर विल बी पेन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैलर, दैट मीन्स द डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, पेल कलर होगा। देन पल्सलेसनेस, अगर फ्लो अच्छे से नहीं है, फ्लो ऑफ ब्लड इज ऑब्स्ट्रक्टेड तो पल्स ऑब्वियसली फील नहीं होगा, क्योंकि पल्स कब फील होती है, जब ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। देन पैरेस्थीसिया इज द टिंगलिंग या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सम प्रेशर और डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है, उसकी वजह से जो सेंसेशन होती है। देन पैरालिसिस, एंड देन पोइकिलोथर्मिया इज जो द बॉडी क्या होता है, इज गेट्स अनेबल टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन है दैट गेट्स डिस्टर्प्टेड, ठीक है। एंड इस टाइम इफ दीज सिम्टम्स आर देयर, साइंस आर देयर, अगर इट इज़ वेरी नेसेसरी टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। इफ द ट्रीटमेंट इज़ नॉट स्टार्टेड देन दे मे लीड टू इश्चीमिया, और इश्चीमिया देन प्रोग्रेसिवली बहुत टाइम तक इश्चीमिया होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होएगी, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक है, टिश्यूज़ तक। देन इट विल लीड टू नेक्रोसिस, ischemia and then necrosis, and then it may lead to gangrene also, ठीक है। देन मेडिकल मैनेजमेंट फॉर थ्रोम्बोसिस और एम्बुलाई इज starting with the anticoagulant therapy. For that, firstly initially 5000 international units of heparin is given as a IV bolus, then IV infusion of heparin solution is started. लेकिन जब heparin solution is going on, हम दे रहे हैं उनको regularly heparin दे रहे हैं, तो that time daily the prothrombin times has to be monitored। क्यों, otherwise अगर ज़्यादा heparin चला जाएगा और मतलब अगर the prothrombin time alter हो जाएगा तो that may lead to bleeding। तो आफ्टर 3 to 7 days ऑफ ट्रीटमेंट विद द हेपरिन, वारफरिन में बी एडेड, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ऑक्लूजन्स है देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, और सम थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सर्जरी अगर करनी है तो कौन से करेंगे, एम्बुलेक्टमी और थ्रोम्बेक्टमी। अगर एम्बुलाई है तो एम्बुलेक्टमी, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ द एम्बुलाई, एंड थ्रोम्बेक्टमी इन द रिमूवल ऑफ द थ्रोम्बाई।
So this was all about the arterial thrombosis and embolism. Now the next condition is peripheral arterial disease. It is a chronic disease, ठीक है. It causes the chronic progressive narrowing of the arterial vessels, ठीक है. रेगुलर ऑब्स्ट्रक्शन रह रही है बहुत देर तक, उसकी वजह से प्रोग्रेसिव नैरोइंग हो जाएगी वेसल्स की, दैट विल अगेन फुल्ली ऑब्स्ट्रक्ट द आर्टरी, ठीक है. इट यूजली अफेक्ट्स द लोअर एक्सट्रीमिटीज. इट इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस. जैसे वही हमने पहले डिस्कस किया था, एज यू कैन सी इन द इमेज कि प्लेग फॉर्मेशन है और वो प्लेग फॉर्मेशन की वजह से द ल्यूमन इज कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है. ब्लड जो सप्लाई है दैट इज अफेक्टेड. Now risk factors may be modifiable and non modifiable. Non modifiable जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज, जेंडर एंड फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, दैट इज़ फैमिली हिस्ट्री. बट मॉडिफाइबल जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एज प्रोटीन यूज, hypertension, these all things, these diet, obesity, sedentary lifestyle, stress, diabetes, these all contribute to the plaque formation or the thickening of the blood, ठीक है. थिकनिंग ऑफ ब्लड करते हैं या फिर प्लेक फॉर्मेशन करती हैं जिसकी वजह से ओक्लूजन्स होती हैं. एज इन केस ऑफ निकोटिन यूज, स्मोकिंग की वजह से क्या होगा, देर इज़ द प्लेक फॉर्मेशन इन द आर्टरीज, ठीक है. ब्लड वेसल्स ऑल्टर हो जाती हैं. ऐसे ही हाइपरटेंशन क्या करता है, हाइपरटेंशन डैमेजेस द, जब एकदम से प्रेशर से ब्लड आता है तो द आर्टरीज में गेट डैमेज, आर्टीरियल वॉल डैमेज हो जाएगी. अगर आर्टीरियल वॉल डैमेज होएगी तो क्या होगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में थ्रोम्बोसिस वाले में पढ़ा था, वहाँ पे जो चीज़ें हैं अकोमुलेट होने लग जाएंगी, प्लेटलेट्स एंड ऑल आके अकोमुलेट हो जाएंगे, ठीक है. मैक्रोफेजेस होंगे, जो डेब्रिस होगी, कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे फाइबरस, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, दैट में टेक द दे कैन फॉर्म द थ्रोम्बस एंड देन फर्दर इट में लीड टू, अगर लिपिड्स भी वहाँ पे अकोमुलेट हो जाएंगे, दैट विल लीड टू प्लेक फॉर्मेशन. ऐसे ही इन सब चीज़ों से, दीज ऑल मॉडिफाइबल फैक्टर्स विच आई हैव रिटन ओवर हियर, ये सब क्या करते हैं, दीज ऑल कॉजेज द obstruction of the vessel by the plaque formation or the blood thickening, ठीक है. Then next is the pathophysiology, how this PAD affects, ठीक है. फर्स्टली द इंक्रीज डेब्रिस और स्लगिश ब्लड फ्लो. अगर किसी भी जो हमने पीछे पढ़ा कॉज की वजह से या रिस्क फैक्टर की वजह से कोई डेब्रिस वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, कोई इंजरी है तो उसका डेब्रिस और सब अकोमुलेट हो गया, या फिर क्या है, स्लगिश ब्लड फ्लो, दैट इज़ पुअर सर्कुलेशन है, उससे क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, जस्ट लाइक द वी हैव स्टडीड इन द आर्टीरियल थ्रोम्बस एंड एम्बुलाई, ठीक है, वैसे ही होगा. देन अगेन द ओक्लूजन ऑफ द आर्टरी बाय द थ्रोम्बोसिस और एम्बुलाई, इतना हमने ऑलरेडी पढ़ लिया. फिर क्या होगा, ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस या एम्बुलाई है तो ब्लड फ्लो और रिड्यूस होगा. ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा तो देयर विल बी लैक ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो देयर विल बी इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल लीड टू इश्चीमिया एंड फर्दर नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन कैन अकर. Then clinical manifestations of PAD, it usually occurs late, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब द ब्लड फ्लो इज़ डैमेज और डिमिनिश्ड, जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तब जो है हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टेशंस होंगे. मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला मैनिफेस्टेशन इज़ पेन विच इज़ एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी या एक्सरसाइज, मतलब जब एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे पेन होगा, ठीक है. अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करें तो सिवियर पेन होगा इन द लेग्स, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट जो गेट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक है, लिम्प करके चलने लगे, देयर विल बी लिम्पिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है, लिम्पिंग ऑफ द लेग. और जैसे ही आप उनको रेस्ट कराओगे तो धीरे धीरे इट विल डिसअपेयर, द पेन विल डिसअपेयर, ठीक है. और अगर इश्चीमिया बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, देयर विल बी क्रैम्पिंग लाइक पेन, ठीक है. और ये क्या है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे ही आप एक्टिविटी रोक रहे हो, देन एट द टाइम ऑफ रेस्ट द सिम्टम्स जो है, द पेन जो है दैट विल बी रिलीव. बट अगर PAD बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है, देन इवन एट द टाइम ऑफ रेस्ट ये पेन जो है वो रिलीव नहीं होगा बिकॉज ऑफ द सीवियर आर्टीरियल ओक्लूजन्स या ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है. तो ऐसे टाइम पे अगर ब्लड सप्लाई कम है तो देयर विल बी स्किन कलर चेंजेस ऑल्सो,
ठीक है। देन उसमें क्या होगा, एक्सट्रीमिटी को अगर आप एलिवेट करके रखोगे तो द एक्सट्रीमिटी विल बी पेल, क्योंकि सर्कुलेशन अफेक्ट हुई है। बट जैसे ही आप उसको डिपेंडेंट पोजीशन में करोगे, नीचे हार्ट लेवल से नीचे रखोगे, द पेन विल गेट रिलीव बट द कलर विल चेंज इनटू द bluish discoloration, ठीक है। it will be become cyanotic, and when the extremity is cyanotic, at that time it will be cool to touch. Then the staging of the PAD, it has 4 stages mainly. First is asymptomatic, उधर एज सच कोई सिम्टम्स नहीं आते, कोई क्लॉडिकेशन नहीं होता, और देर मे बी ब्रूट और एनोरिज्म या ब्रूट प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जो हमें सिम्टम्स नहीं अराइज होते, मतलब पेशेंट में सिम्टम्स नहीं अराइज हो सकते। एनोरिज्म क्या होता है? एनोरिज्म इज़ द डायलेशन ऑफ द आर्टरी, ठीक है। डायलेशन हो जाती है अगर किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड जा रहा है, ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ प्लेक फॉर्मेशन है आर्टरी में, और ब्लड जो है प्रेशर से आ रहा है, तो समटाइम्स जो वेसल्स हैं दैट लूजन द इलास्टिसिटी, और वो थोड़ी डायलेट हो जाती है। दिस इज़ एक्चुअली एन एबनॉर्मलिटी, ये हम आगे इसका अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो आर्टीरियल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। एंड ब्रूट इज़ द वेस्कुलर साउंड्स जो कि रिजेंबल करते हैं हार्ट मर्बल से। तो ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक नहीं है, उनको सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, बट देयर इज़ सम आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे पल्सेस विल नॉट बी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि फ्लो ठीक हो रहा है। जब तक फ्लो, पल्स किससे आती है, पल्स किससे फील करते हैं हम? फ्लो ऑफ ब्लड से। अगर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं हो रहा है, देन फ्लो मैनेज कर रहा है, देन देयर विल नॉट बी डिक्रीज पल्सेस। तो यहाँ पे रेयरली ही असेस होगा वो चीज़, डिक्रीज पल्सेस। इन सेकेंड स्टेज दैट इज़ क्लॉडिकेशन, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि ड्यूरिंग एक्टिविटी जो पेन होगा एंड इट विल गेट रिलीव्ड व्हेन द पेशेंट कम्स एट द रेस्ट। थर्ड इज रेस्ट पेन। इस टाइम पे क्या होगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्ट ऑल्सो द पेशेंट विल हैव द पेन। उनको वो जो पेन रिलीव हो रहा था, पेन नहीं रिलीव होगा। देयर विल बी नंबनेस, बर्निंग एंड टूथएक लाइक पेन होगा, ठीक है। देन इट विल, अगर इसको आप डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हो, ठीक है, रेस्ट में डिपेंडेंट पोजीशन में रखते हो, तो देयर विल बी सम रिलीफ, बट वो पूरी तरह अगर एक्टिविटी, अगर इवन रेस्ट पे भी है तो पेन विल नॉट गेट रिलीव्ड। देन स्टेज 4 इज़ नेक्रोसिस और गैंग्रीन। जब ये सारे स्टेज क्रॉस हो गए, बहुत सीवियर आर्टीरियल अगर ओक्लूजन है, देन देयर विल बी नेक्रोसिस, टिश्यू डैमेज होगा, अल्सर्स होंगे, एंड अल्सर्स एज वेल एज द गैंग्रीन कैन अकर ऑन द टोस एंड फोरफुट एंड हील, जो बिल्कुल डिस्टल पार्ट होते हैं पेरिफेरल के, है ना। देन अगर गैंग्रीन फॉर्मेशन हो रहा है तो देयर विल बी गैंग्रीनस ऑर्डर, जो स्मेल होगी दैट इज़ अ बैड स्मेल, ठीक है। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, दैट इज़ नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में आप लोगों को डिफरेंस पता है। इन्वेजिव जब हम कुछ इंसर्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी, एंड नॉन इन्वेजिव अगर हम विदाउट इंसर्टिंग, without doing some surgical procedure जो हम टेस्ट करते हैं। So in this there are 6 tests: ankle brachial index, exercise treadmill test, segmental limb pressures, segmental volume plethysmography, Doppler ultrasonography, contrast enhanced MRI और CT scan. So this we will discuss one by one, ठीक है। और इन्वेजिव में एंजियोग्राफी विच इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड आई थिंक यू ऑल नो अबाउट एंजियोग्राफी। हम क्या करते हैं उसमें, हम उसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं, देन थ्रू दैट वी असेस द, वी लोकेट द ब्लॉकेज, और वो कितना ब्लॉकेज है, एंड इवन इट कैन बी कन्वर्टेड टू द थेरेपेटिक इंटरवेंशन दैट इज़ एंजियोप्लास्टी। तो हम उस टाइम पे साथ के साथ ही उसको रिपेयर कर सकते हैं जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन अबाउट द नॉन इन्वेजिव। फर्स्ट इज एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। इसके नाम से पता लग रहा है एंकल ब्रेकियल, तो यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट इमेज में ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। सी यहाँ पे क्या है, लाइक दिस, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीपी कफ, ब्लड प्रेशर कफ कहाँ पे लगाया है, अबव द एंकल, एंड जो साथ में छोटी इमेज है वहाँ यू कैन सी द एरिया ऑफ पल्स, ठीक है। तो जहाँ वो एरिया ऑफ पल्स है वहाँ डॉपलर के थ्रू वी असेस द ब्लड प्रेशर,
ठीक है, दिस इज़ द एंकल ब्लड प्रेशर, एंकल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो एंकल ब्रेकियल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, वी कैलकुलेट डिफरेंटली, सेपरेटली निकालते हैं फॉर द राइट साइड एंड फॉर द लेफ्ट साइड। राइट साइड के लिए क्या करेंगे, वी विल असेस द right ankle systolic pressure as well as the right arm systolic pressure, that is right brachial systolic pressure. Then we will divide we will divide the right ankle systolic pressure by right brachial systolic pressure. This will gives the right ankle brachial index. ठीक है, ABI यहाँ से निकल जाएगा। देन सिमिलरली हमने लेफ्ट साइड का भी निकालना है, लेफ्ट ABI दैट इज़ एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। फिर हम इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, अगर इट कम्स आउट टू बी मोर देन 1.30 दैट मीन इट इज़ नॉन कंप्रेसिबल। इसका मतलब जो आर्टरी है वो कहीं कैल्सीफाइड रही है या बिकॉज ऑफ सम रीज़न जो ट्रू BP हम नहीं मेजर कर पाए हैं, दैट इज़ नॉट ट्रू BP, देन वी हैव टू गो फॉर द फर्दर प्रोसीजर, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, ठीक है। और अगर इट कम्स आउट टू बी 0.91 to 1.30 दैट मीन्स नॉर्मल, मतलब यहाँ पे कोई भी आर्टीरियल डैमेज या आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, PAD नहीं है। एंड इफ इट इज कम्स 0.41 to 0.90 इसका मतलब माइल्ड टू मॉडरेट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट है, मतलब वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हैं जिसकी वजह से क्लॉडिकेशन वगैरह हो रही है। देन इफ़ इट इज़ लेस देन 0.40 देन देयर इज़ अ सीवियर पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़। इसका मतलब द पेशेंट इज़ हैविंग क्रिटिकल लेग इश्चीमिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर ऑक्लूजन हो रखा है। सो दिस वॉज द ankle brachial index. So the next test is exercise treadmill test. अब ankle brachial index क्या कर रहा था, हम कैलकुलेट कर रहे थे at the time of rest. अब क्या है, if ABI is normal at the time of rest but we say कि we are assessing that patient is at risk ऑफ PAD, तो हम क्या करेंगे, फिर वी विल गो फॉर एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट, ताकि हम पता लगा सकें कि क्या पता ये क्लॉडिकेशन हो रहा हो उसको, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करना है, वी विल मेक द पेशेंट एक्सरसाइज ऑन द ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज कराएंगे। फिर आफ्टर एक्सरसाइज मेजरमेंट करेंगे ABI का 1 मिनट के इंटरवल पे फॉर द 5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज कराया, देन ABI चेक किया, इंटरप्रेट किया, ठीक है, उसके सीधा 1 मिनट के बाद 1 मिनट के इंटरवल के बाद फिर से असेस किया, ऐसे 5 मिनट्स तक आफ्टर एक्सरसाइज द ABI हैज़ टू बी मेजर्ड। फिर देखेंगे कि 20% ड्रॉप है फॉलोड बाय द रिकवरी, जैसे जैसे एक्सरसाइज से वो आउट हो रहा है 20% का ड्रॉप होगा, ठीक है, वो जो ABI में। इफ़ इट इज़ मोर देन दैट मीन्स कि यहाँ पे देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि अदरवाइज जैसे ही मतलब पहले से जो फ्लो है वो एकदम से ज़्यादा हुआ, इसलिए द रेशियो इज़ मोर, ठीक है, सॉरी रेशियो इज़ लेस, ठीक है, कि फ्लो जो ऑब्स्ट्रक्टेड है इसलिए। सो देन दिस इज़ द this we can do to check the response to the treatment, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेगमेंटल लिम्ब प्रेशर्स। इसका नेम इज ऑलरेडी सजेस्टिंग सेगमेंटल मीन्स कुछ कुछ सेगमेंट्स में, हिस्सों में, एंड लिम्ब इज एक्सट्रीमिटी एंड प्रेशर। इसमें क्या है, इफ़ देयर इज दोनों में से ABI जो एट रेस्ट है और या एक्सरसाइज के टाइम जो एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट है, इसमें से कोई एबनॉर्मलिटी आई है, नाउ वी हैव टू असेस द लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ PAD, कि कितना लेवल और किस एक्सटेंट तक PAD है। उसके लिए वी विल असेस, वी विल टेक द ब्लड प्रेशर्स एट द डिफरेंट सेगमेंट्स, एक थाइस पे, एक काफ मसल पे, एक एंकल पे, ठीक है। और उसके बाद इनमें थाई और काफ मसल में और काफ मसल वाले ब्लड प्रेशर और एंकल वाले ब्लड प्रेशर में डिफरेंस देखेंगे कितना है। इफ़ इट इज़ मोर देन और इक्वल टू 20 mm/Hg इन द लोअर एक्सट्रीमिटी, दैट मीन्स देयर इज सम PAD, इसका मतलब फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है। इस इमेज में आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कि थाइस को कैसे लोकेट करना है, ठीक है, वहाँ पे BP कफ लगाना है, देन वी हैव टू असेस विद द सिस्टोलिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपलर। ऐसे राइट साइड पे ऊपर दिया हुआ है, काफ मसल पे लगा के आपने कैसे चेक करना है, देन नीचे राइट साइड पे कि आपने एंकल का प्रेशर कैसे चेक करना है, ठीक है।
देन नेक्स्ट इज सेगमेंटल वॉल्यूम प्लस सिज्मोग्राफी. अब सेगमेंटल ऑलरेडी वही हो गया सेगमेंट्स, देन प्लस सिज्मोग्राफी इज रिलेटेड टू द एयर. ठीक है, जो एयर्स के थ्रू एयर्स यूज़ करते हैं हम किसी प्रोसीजर के लिए. इसमें क्या करेंगे, एट द डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द लिम्ब वी विल पुट अ न्यूमेटिक कफ. जैसे बीपी कफ दूसरा लगा रहे थे, यहाँ पे न्यूमेटिक कफ लगाएंगे. न्यूमेटिक मीन्स एयर. तो उसमें हम वो कफ्स में हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, उसके बाद हम वैसे ही चेक करेंगे पल्सेटाइल प्रेशर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूसर हम देखेंगे कि उन प्रेशर्स में कितना डिफरेंस. सिर्फ डिफरेंस इतना आ रहा है, वहाँ पे हम वो कफ से डॉपलर के साथ कर रहे थे, यहाँ पे वी विल बूस्ट में हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर न्यूमेटिक कफ्स में डाल रहे हैं और देन वी आर असेसिंग. ठीक है, देन डॉपलर अल्ट्रासाउंड, उसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ कलर डॉपलर वी विल मेजर द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरीज. ठीक है, जो स्टेनोसिस लोकेट करने के लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हम असेस करते जाएंगे. अगर पेरिफेरल आर्टरी इज़ नॉर्मल, जैसे फ्लो है दैट इज़ नॉर्मल, उसका जो वेलोसिटी है नॉर्मल है, देन इट विल बी ट्राइफेजिक. ट्राइफेजिक मतलब 3 फेजेस. जैसे इन दिस इमेज यू कैन सी, जो फर्स्ट ऊपर लेफ्ट साइड में है डॉपलर. डॉपलर इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में फर्स्ट इसमें यू कैन सी जब सिस्टोल के टाइम पे दैट विल द फर्स्ट वेव विल बी, जो ऊपर को है वेव वो आपको मिलेगी, दैट इज सिस्टोलिक पीक. ठीक है, ऊपर को. उसके बाद इन द अर्ली डायस्टोल रिवर्सल वेव आएगी, दैट इज़ कि जो वेव है वो नीचे को चलेगी थोड़ी, है ना, नीचे हो गई. देन एट द टाइम ऑफ लेट डायस्टोल वो अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर को जो है वेव शो करेगी. तो जो पहला पीक होगा सिस्टोलिक पीक वो ऊंचा होगा, देन रिवर्सल में डाउनवर्ड जाएगी, देन फॉरवर्ड जाएगी एट द टाइम ऑफ लेट डायस्टोल. अर्ली डिजीज़ में भी इट विल बी सिमिलर ओनली, हम असेस नहीं कर पाएंगे इतना क्लियरली. बट इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव डिसीज़, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट सिस्टोलिक पीक के बाद नीचे जो डाउनवर्ड आनी थी वो आई ही नहीं. ठीक है, सिस्टोलिक पीक के बाद धीरे से अगेन जो लेट डायस्टोल के टाइम पे जो वेव है वहाँ पे चलेगी, दैट वो भी जिसका भी एम्पलीट्यूड है जो वो कम रहा. ठीक है, और अगर सीवियर डिजीज़ है तो वो सिस्टोलिक पीक भी अच्छे से नहीं आएगा. दिस शोज़ की ऑब्स्ट्रक्शन है ब्लड में. ठीक है, देन द कॉन्ट्रास्ट एनहांस MRI, ये आप लोगों को पता है, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी इमेजिंग करते हैं. इट इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, बट इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द पेशेंट फॉर एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर. जब हमें डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे हमने प्रोसीजर इनको करना है, क्योंकि हमें उसको एग्जैक्टली लोकेट करेंगे कहाँ पे है ब्लॉकेज, देन वी विल प्लान द एंडोवेस्कुलर प्रोसीजर्स. सो दीज वर अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट. नाउ ट्रीटमेंट, व्हाट ऑल आर द ट्रीटमेंट ऑफ PAD. Firstly, goals of treatment is we have to improve the leg symptoms जो patient is showing, and then we have to improve the walking distance, क्योंकि हमने बोला कि walk करता है, एक्टिविटी करता है तो पेन होता है, then he needs rest. तो वो जो walk time है, वो walk distance है, उसको we have to improve. Then prevent the ulcers, limb loss and disabling complications. अब इसकी वजह से PAD की वजह से फर्दर जो complications ना हो, that we have to prevent. वो अल्सर्स एंड लिम्ब लॉस भी हो सकती है, देन फर्दर फ्यूचर में वो मेजर कॉर्नरी और सेरेब्रोवेस्कुलर आर्टरीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं, वे इवेंट्स कॉज कर सकते हैं. तो उसको भी वी हैव टू प्रिवेंट एंड वी हैव टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट. इसमें हमने क्या चीज़ें करनी है, वी हैव टू फोकस ऑन द मेन 4 थिंग्स. फर्स्ट इज रिस्क मॉडिफिकेशन. रिस्क कैसे मॉडिफाई करना है, वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, फूड केयर करना है, BP कंट्रोल करना है, लिपिड कंट्रोल करना है. वो सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है जो हमारे जाके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, प्लेग फॉर्मेशंस कर रही हैं. ठीक है, देन एक्सरसाइज वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स जो उनके आर्टेरियल कंडीशन के हिसाब से. देन फार्माकोथेरेपी, वी हैव टू प्रोवाइड सम मेडिकेशंस. देन सर्जरी और एंजियोप्लास्टी हैज़ टू बी डन टू रिपेयर द आर्टरीज.
सो फर्स्टली अगर पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट ओक्लूसिव डिजीज़ है तो हम सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम उनको पेन, जब उनको एक्टिविटी में पेन हो रहा है लेकिन बाद में रेस्ट में रिलीव हो रहा है, दैट इज़ कि वो माइल्ड टू मॉडरेट ओक्लूजन है, तो उस टाइम पे हम जो उनको मेडिकेशंस देंगे सच एज वेजोडाइलेटर्स टू डायलेट द वेसल्स एंड डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन अगर द पेशेंट इज़ हैविंग पेन एट द टाइम ऑफ रेस्ट ऑल्सो और यहाँ पे उसको लेग अल्सर्स भी हैं, देन वी हैव टू गो फॉर द सर्जिकल प्रोसीजर्स। इसमें हम एंडारेक्टमी करेंगे टू रिमूव द प्लेग फॉर्मेशन और द एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन विच इज़ कॉजिंग द प्रॉब्लम, एंड वहाँ पे ग्राफ्ट भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, देन इन द डाइट वी विल प्रोवाइड द लो फैट, लो कोलेस्ट्रॉल, लो कैलोरी डाइट, स्पेशली अगर पेशेंट ओवरवेट है तो, एंड वी विल आस्क द पेशेंट टू अवॉइड रेड मीट, फ्राइड फूड एंड जो भी हैवी जो कोलेस्ट्रॉल फैटी थिंग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करते हैं वो सब चीज़ें। देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, वी विल प्रोवाइड सम मेडिकेशंस, अटोरवास्टेटिन देंगे। अटोरवास्टेटिन क्या करता है, it will control the or reduce the cholesterol synthesis, but then low density lipoproteins will also be controlled. Then fenofibrate वो क्या करता है, हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करता है, रिड्यूस करता है। then vasodilators so that the flow of blood can be maintained. देन पेंटॉक्सीफाइलिन स्पेसिफिकली जिनको ज़्यादा पेशेंट को क्लॉडिकेशन होती है उनको प्रोवाइड करना है। इससे क्या होता है, दिस ड्रग कॉजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आरबीसीज को और फ्लेक्सिबल कर देते हैं, और फ्लेक्सिबल होगा, और जिसकी अगर आरबीसी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं देन इट विल इम्प्रूव द परफ्यूजन। पर इसका मेन मेजर जीआई जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ जीआई अपसेट, इसलिए इट हैज़ टू बी टेकन ऑलवेज विद द मील्स। ठीक है, देन इन्वेजिव थेरेपी में वी विल गो फॉर द परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द अर्लियर क्लासेस। ठीक है, कि कैसे करते हैं एंजियोप्लास्टी, वो आप कैथेटर इंसर्ट करते हैं, देन उसके वो जहाँ पे प्लेक है वहाँ पे जाके बलून इन्फ्लेट करते हैं, इट विल कॉज द क्लॉट, जो क्लॉट है उसको रप्चर कर देगा एंड द आर्टरी विल बी क्लियर। ठीक है, देन पेरिफेरल आर्थरेक्टमी, दिस इज़ ऑल्सो अनदर इन्वेजिव प्रोसीजर। इसमें क्या करेंगे, जो प्लेक है उसको रिमूव करेंगे और फिर इंट्रावेस्कुलर स्टेंट इंसर्ट कर देंगे ताकि पेटेंसी ऑफ आर्टरी जो है वो मेंटेन कर सके। द नर्सिंग मैनेजमेंट, पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू लोअर एक्सट्रीमिटीज़, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी हैव टू असेस द पेन, वी हैव टू असेस द इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन के जो पेन है वो दैट इज़ एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी एंड इज़ रिड्यूसिंग एट द टाइम ऑफ रेस्ट, या फुल्ली हर टाइम उसको पेन है। देन हम उसके जो पेरिफेरल सर्कुलेशंस हैं उसको नोट करेंगे, पल्सेस, कलर, टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ एडिमा एंड स्किन ब्रेकडाउन, सो दैट कि हमें पता लग सके इफ दीज आर द साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके लिए वी हैव टू असेस, देन अगर पेन है देन वी हैव टू प्रोवाइड द एनाल्जेसिक्स, वेजोडाइलेटर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। देन बेड रेस्ट में भी प्रमोटेड क्योंकि रेस्ट के टाइम पे थोड़ा पेन रिलीफ होगा। देन वी हैव टू पोजीशन द पेशेंट विद द लोअर एक्सट्रीमिटीज टूवर्ड्स बिलो द हार्ट लेवल, नीचे को रखना सो दैट सर्कुलेशन कैन बी एनहांस्ड। ठीक है, और द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड कोल्ड कंडीशंस। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑब्स्ट्रक्शन जो सेंसेशन है लेग का दैट में बी लेस, और वो कई बार असेस नहीं करेंगे बट कि इट इज़ कोल्ड बट इट कैन कॉज द रिस्क ऑफ इंजरी। Then second is infective tissue perfusion related to decreased arterial perfusion. ऑब्वियसली अगर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड है, आर्टीरियल परफ्यूजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो टिश्यू में भी परफ्यूजन जो है वो इम्पेयर हो जाएगा। सो अगेन वी हैव टू असेस द साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्शन। उसमें हम पेरिफेरल पल्सेस, कैपिलरी रिफिल टाइम, कलर, टेम्परेचर चेक करेंगे। देन कोई एडिमा तो प्रेजेंट नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे एवरी 4 आवर्ली। देन स्किन को असेस करते रहना है फॉर द इंटेक्टनेस, कोई अल्सर्स तो नहीं है। देन वी हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड बेंडिंग नीज, या फिर पिलो दे के मतलब बेंड होना, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ लेग्स, वो सब अवॉइड करने का बोला है क्योंकि दीज ऑल थिंग्स में डिक्रीज द ब्लड फ्लो। ठीक है, देन वी हैव टू फ्रिक्वेंटली इंस्पेक्ट द लोअर एक्सट्रीमिटीज। थैंक यू।
I hope this topic will is clear to you. If you have any doubt, you can ask in the comment section.